Hello everyone, hope you are keeping well and welcome back to my channel Economic Sites. So today we are going to study very important chapter 13 मनी मीनिंग एंड फंक्शंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टर्म 2। तो अगर आप ये 1 to 10 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, भले वो शॉर्ट हो, भले वो एमसीक्यू हो, भले वो सब्जेक्टिव किसी भी टाइप का क्वेश्चन फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग, इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इफ़ यू आर स्टडिंग इट प्रॉपरली, सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू विल नॉट मिस एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज अ मीनिंग ऑफ मनी, कि मनी का मतलब क्या होता है। मनी की यहाँ पे बेसिकली आपको डेफिनेशन देनी है, दैट मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एट द सेम टाइम इट एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है जो आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है दैट इज अ कन्वर्टिबल मनी। देखिए कन्वर्टिबल मनी क्या होता था कि जो जो करेंसी कन्वर्ट हो जाती थी फुली गोल्ड में। तो पहले क्या होता था कोई जब भी करेंसी प्रिंट करनी होती थी सो उतना अमाउंट का गोल्ड जो है रखा जाता था। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो भी करेंसी होती थी उसके अगेंस्ट आप गोल्ड ले सकते थे या उसके अगेंस्ट बेसिकली गोल्ड को रखा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। सो इनकन्वर्टिबल पेपर मनी में कोई भी ऐसी कंपल्शन नहीं होती कोई सेंट्रल बैंक पे या कोई भी जो भी बेसिकली बैंक है किसी भी देश का, सेंट्रल बैंक है किसी भी देश का, इन केस इट इज इंडिया, टू एक्सचेंज इट फॉर द गोल्ड। तो वहां पे कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन बैंक के पास या सेंट्रल बैंक के पास नहीं हो, उन पे नहीं होती कि उन्हें एक्सचेंज करना पड़े या करेंसी के बदले उन्हें गोल्ड देना ही पड़े। तो इसे बोलते हैं आप इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। नेक्स्ट दैट इज डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी इज वेरी सिंपल, दैट रिफर्स टू द डिपॉजिट्स हेल्ड विद द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ विच वेयर चेक्स कैन बी ड्रॉन। तो बेसिकली बैंक मनी क्या है, वो जो डिपॉजिट्स जो आपके डिपॉजिट्स है बैंक्स के पास। नेक्स्ट दैट इज व्हाट इज लीगल टेंडर मनी। ओके, लीगल टेंडर मनी क्या है, वेरी सिंपल, जो कॉइन्स है, करेंसी है, नोट्स हैं, दैट इज अ लीगल टेंडर मनी। व्हाई इट इज लीगल टेंडर मनी, बिकॉज दे हैव अ लीगल सैंक्शन और बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उनको एक प्रॉपर गवर्नमेंट बैक करती है तभी उसको बेसिकली इशू किया जाता है। ठीक है, सो हर कोई इशू नहीं कर सकता बिकॉज इट इज इशूड ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली। ओके, देन इट इज 16 व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। तो ये बेसिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली 3 आपके फंक्शन आ जाते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, देन यू हैव द सेकेंडरी फंक्शन, देन यू हैव द कंटिंजेंट फंक्शन। ओके, सो प्राइमरी फंक्शन आपके क्या है, जैसा कि आपको पता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, राइट। ऐसे ही फिर आपके सेकेंडरी फंक्शंस क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, राइट। तो 3 आपके सेकेंडरी फंक्शन है। एंड द कंटिंजेंट फंक्शन इज आर maximization of utility, employment to the factor inputs, distribution of national income, basis of credit system, right। सो 4 आपके बेसिकली क्या है, कंटिंजेंट फंक्शंस है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी, तो फिर तो आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। मतलब इसमें से अगर मान लीजिए इसके 2 लिख लिए आपने और इसके 2 लिख लिए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, या इसी के 4 लिख लिए या इसी का 1 लिख लिया, मतलब बेसिकली आपको कुल मिला के 4 लिखने हैं, राइट। अगर क्वेश्चन आपका आता है फंक्शंस ऑफ मनी, तो कोई भी किसी में से बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी या कंटिंजेंट में से किसी भी कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास चॉइस है। तो बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके पास चॉइस है, आप कोई भी 4 फंक्शन लिख सकते हैं मनी के। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, तो इसमें सिर्फ आपको प्राइमरी ही एक्सप्लेन करने हैं। तो प्राइमरी आपके फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो यही दोनों मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आपके सेकेंडरी आता है तो सेकेंडरी आपको पता है 3 है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो आपको तीनों ही बेसिकली 3 to 4 लाइंस में मतलब पर्टिकुलर एक पॉइंट 3 to 4 लाइंस में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कंटिंजेंट, तो कंटिंजेंट के 4 होते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। तो ये 4 आपको बेसिकली पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ओके, देन 10th क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंडर आपको बेसिकली इसके फॉर्मूले लिखने हैं, M1 के, M2 के, M3 के, M4 के। तो आप अगर इसके फॉर्मूले अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। ठीक है, उसके अंडर आपको इन चारों की बेसिकली आपको डेफिनेशंस क्या ही है, बेसिकली फॉर्मूलेस ही हैं, उसको फॉर्मूलेस ही आप लिख दोगे एलैबोरेट करके, सो दैट विल बी मोर देन इनफ। इसकी मैंने एक पर्टिकुलर लेक्चर बना रखा है क्वेश्चन नंबर 10 का, सेपरेटली मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, मैंने इसका भी एक अलग से लेक्चर बना रखा है, उसका लिंक भी दे दूंगा। बाकी मैंने अपनी चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मैंने एक्सप्लेन कर ही रखा है, उस प्रॉपर
टर्म 2 की जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने कवर कर दिए हैं, आई हैव एक्सप्लेन फ्रॉम द कंटेंट बुक, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा. सो आई विल प्रोवाइड द PDF ऑफ दिस और द वर्ड फाइल ऑफ दिस इन माई टेलीग्राम चैनल. उसका लिंक भी बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा. सो प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सो प्लीज़ स्टडी वेल. थैंक यू सो मच. गॉड